नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली जम्मू कश्मीर इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। हरियाणा इलेक्शंस के भी रिजल्ट्स आपके सामने आ चुके हैं। दोनों के ऊपर मैंने एक पूरी एनालिसिस की वीडियो बनाई थी डिटेल्ड, जहां पर डिस्कस किया था कौन सी सीट पर क्या क्या चीज़ें हुई। तो वो वीडियो आप जा करके एक बार देख लीजिएगा, जहां पर आपको आइडिया हो जाएगा कि पूरे इलेक्शन में किस तरीके से कैंपेनिंग हुई और कौन सी वो वीआईपी सीट्स रहीं, कौन कौन से नेता अपने अपने चुनाव हार गए। वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो इस वाली वीडियो में हम जम्मू कश्मीर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का इलेक्शन बहुत ही डिफरेंट इलेक्शन था। एक तो सबसे पहला ये यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन है, मतलब जम्मू कश्मीर के लिए, लोगों के लिए एज अ यूनियन टेरिटरी ये पहला इलेक्शन था। यूनियन टेरिटरी में आपको पता ही है कि ज़्यादा पावर जो है सरकार के पास होती नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऊपर से वहाँ पर है मनोज सिन्हा साहब जो कि बीजेपी के मतलब पुराने व्यक्ति, तो वो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो वो उनके हाथ में सारा पुलिस वुलिस सब कुछ उन्हीं के हाथ में रहेगा। तो सरकार बन तो गई है वहाँ पर, लेकिन सरकार के पास कितना पावर रहेगा, आई डाउट दैट। एवरीवन कैन डाउट दैट। नाउ ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्यों था, और जितना जम्मू एंड कश्मीर के लिए था उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रीजनल पार्टीज़ के लिए भी था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला के लिए, क्योंकि ये रीजनल पार्टीज़ जो हैं इनकी बुरी तरीके से हार हुई थी। मतलब ये लोग अपनी सीट बचाने में भी नाकामयाब रहे थे लोकसभा इलेक्शंस में। तो इनको ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारी पॉपुलैरिटी एकदम ख़त्म ना हो जाए। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तो एकदम सच्चाई है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिल करके चुनाव नहीं लड़ा होता तो बहुत बुरी हार हो जाती। लेकिन यहाँ पर एक समझदारी थी कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पर अलायंस कर लिया। अब आप इस समझिएगा कि इस पूरे इलेक्शन में दो मुद्दे थे जिनके ऊपर मैं ब्रॉडली दो मुद्दों को लेकर के आया, जिनके ऊपर ये चुनाव लड़े गए। बाकी सब तो बाकी सब मुद्दे तो है, वो हर जगह रहते हैं, वो सारे मैनिफेस्टो में लिखे रहते हैं। उस पर कितना काम होता है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन दो मुद्दे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा इलेक्शन, जैसे कुछ मुद्दे होते हैं ना जिनके ऊपर आप वोट करते हो, वो दो मुद्दे क्या थे। बीजेपी को क्यों इतना ज़्यादा वो किया गया, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा लेकर के वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे। और राम मंदिर की जो सीट थी, हालांकि वहाँ पर जाति समीकरण कुछ अलग हो गया था, लेकिन राम मंदिर वाली जो खैर सीट थी वो बीजेपी हार गई। अयोध्या के पास की जो विधानसभा लगती है फैज़ाबाद, वहाँ की सीट हार गई। तो उसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कत हुई। इसकी वजह से काफ़ी उस चीज़ को बोला गया, सामने लाया गया। अखिलेश यादव जो व्यक्ति वहाँ से जीते हैं उनको अपने साथ लेकर के घूमने लग गए, मतलब ये स्थिति हो गई। तो वैसे जो बड़े मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर पूरा आपका इलेक्शन चलता है, इलेक्शन कैंपेनिंग चलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आप उसको फुलफिल कर सकते हो कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस इलेक्शन में ऐसे दो मुद्दे थे। पहला मुद्दा था आर्टिकल 370। इन्होंने कहा कि देखो आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आप लोगों से छीन लिया गया, हम उसको वापस लाने में हम उसको वापस लाएंगे। अब ये मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल ही मतलब कह दी गई है, बस प्रॉमिस करने के लिए कर दी गई है। अभी प्रेजेंट टाइम में अभी के डायनेमिक्स को देखते हुए मुझे लगता है कि ये बकवास था, ये बकवास प्रॉमिस है। और वहाँ के लोगों को भी ये बात समझ में आ रही होगी। लोगों ने जो वोट किया है वो दूसरे प्रॉमिस के लिए किया है। दूसरा प्रॉमिस था कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, उसका स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए। स्टेटहुड को एज अ प्राइड दिखाया गया, स्टेटहुड के फ़ायदे लोगों को बताए गए। तो एज अ प्राइड दिखाया गया और उसका फ़ायदे लोगों को जब बताए गए, तो वो स्टेटहुड जो रिस्टोर करने की बात थी उसके लिए लोगों ने वोट दिया है। कांग्रेस ने भी ये बात बहुत अच्छे से लोगों तक कन्वे करी कि देखो भाई, ये जो स्टेटहुड रिस्टोर करने की बात है ये आपकी रीजनल पार्टीज करवा नहीं पाएंगी, इसके लिए आपको चाहिए हमारे लेवल की कोई नेशनल पार्टी, और इसलिए आप हमें वोट दो। सिंपल सी बात है। और इसीलिए कांग्रेस जा करके मिल जाती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और ये बहुत अच्छा डिसीजन था उनका। वहीं महबूबा मुफ्ती से चूक हो जाती है, और इसीलिए आप महबूबा मुफ्ती का ये हश्र इस पूरे इलेक्शंस में देख रहे हो। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट यही डिस्कस करेंगे कि क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल करके स्टेटहुड रिस्टोर करवा पाएंगे जम्मू कश्मीर का। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर बीजेपी का स्टैंड भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी स्टैंड देखेंगे, और स्टेटहुड रिस्टोर हो सकता है कि नहीं हो सकता है उसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन अपने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। ये कोर्स सिर्फ 24,999 में आपको मिल सकता है। डिटेल में मैं वीडियो के अंत में इस कोर्स के बारे में आपको बता दूंगा। अगर आप अभी इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर के क्लिक करिएगा तो आपको इसके पूरे कोर्स की डिटेल मिल जाएगी। जो बिगेस्ट एवर ये प्राइस ड्रॉप अनअकैडमी ने किया है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो है जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में स्टेटहुड को जो रिस्टोर करने की बात की गई उसमें कितनी दम है। तो अगर सीटों के माध्यम से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस ने आराम से 49 सीट्स यहाँ पर जीती हैं, आराम से सरकार बन रही है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। मैंने रीज़न आपको बता दिया कि कांग्रेस ने
इस चीज़ को लोगों तक कन्वे किया कि भाई अगर कोई आपका स्टेटहुड, आपके प्राइड आपको दिलवा सकता है, वो हम दिलवा सकते हैं, बिकॉज वी आर द नेशनल पार्टी। कई स्टेट में सरकार है हमारी, सेंटर में बहुत मजबूती से इस बार हम बैठे हुए हैं अपोजिशन में, तो और लीडर ऑफ अपोजिशन मैं हूँ, तो जो कोई करवा सकता है आपका काम तो मैं करवा सकता हूँ। ये बात बहुत अच्छे से कन्वे की गई और ये कन्वे हुई भी, लोगों ने वोट दिए। क्योंकि महबूबा मुफ्ती का जो आपने हाल देखा है, वो महबूबा मुफ्ती का बुरा हाल हो गया। क्या हाल हुआ, 3 सीटें आई, वो भी मुश्किल से एक सीट, तो वो त्राल वाली जो सीट थी मेरे ख्याल से वो 300-400 वोट से जो है आई है, तो 2 ही सीट आप मान करके चलिए। महबूबा मुफ्ती की जो फैमिली सीट थी, वहाँ से उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती लड़ रही थी, वो चुनाव अपना हार गई। तो क्यों महबूबा मुफ्ती का ये हश्र हुआ है, उसका पीछे का 2 कारण है। एक कारण तो है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना लेती हैं, पूरा कश्मीर वैली एंटी बीजेपी है वैसे भी। दूसरी चीज़ ये हुई है कि महबूबा मुफ्ती के लिए सबसे बुरी खबर ये हुई है कि वो एक रीजनल पार्टी है और उन्होंने सही वक्त पर किसी के साथ अलायंस नहीं किया। उनके लिए सबसे बढ़िया होता कि ये साथ मिलाओ साथिया इन्हीं के साथ कर लेते। ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ ही रहे थे और कांग्रेस को भाई जो आ जाए वो चलो साथ में, उस समय कांग्रेस का ये स्थिति थी, तो वो ले लेते महबूबा मुफ्ती को भी अपने साथ में। तो उनको चले जाना चाहिए था, भले 10-15 सीट पर चुनाव लड़ती, बट उसमें से 8-9-10 सीटें आराम से निकाल लेती वो। पर वो गलती महबूबा मुफ्ती से यहाँ पर हुई है कि उन्होंने एक थर्ड फ्रंट खोल दिया और उसकी वजह से उनका पूरा खामियाजा भुगता उन्होंने, और उनका पूरा वोट शेयर जो है वो सीधा सीधा बीजेपी को ट्रांसफ़र हुआ है, एकदम क्लियर कट यहाँ पर। और बीजेपी को जम्मू में बहुत मतलब कन्वीनियंट, बहुत कंफर्टेबल विंस मिले हैं, और बस एक सीट पर बिगेस्ट ऑफसेट हुआ है, वो हुआ है नौशेरा की सीट पर, जहाँ पर बीजेपी के जो फेस थे रविंद्र रैना, वही अपना चुनाव हार गए। खैर, उनका हारना लगभग तय था क्योंकि पार्टी खुद ही उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, जो नीचे के कार्यकर्ता थे, क्योंकि कहा जाता है उनका बिहेवियर ठीक नहीं था। ये सारी बातें थी। अब सबसे बड़ा सवाल कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, तो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तो एक ही व्यक्ति है जिसके पूरे फेस पर ही चुनाव लड़ा गया, वो उमर अब्दुल्ला है। मीडिया में कैंपेनिंग में देख करके आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला त्याग चुके हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट पॉलिटिक्स त्याग चुके हैं। तो कौन से व्यक्ति बचते हैं, तो वो उमर अब्दुल्ला बचते हैं। तो उमर अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात लगभग तय थी यहाँ पर। हालांकि अभी ये बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि पार्टी तय करती है, हाईकमान से आता है, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन क्लेम ये लोग उमर अब्दुल्ला ठोक चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला भी कह चुके हैं वो तो चाहते हैं पापा की उनका बेटा ये मतलब उमर अब्दुल्ला वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। उमर अब्दुल्ला की अगर आप इलेक्शंस देखोगे तो वहाँ पर उन्होंने 2 सीटों से इस बार कंटेस्ट किया था, एक गंदरबाल की सीट थी और एक बडगाम की सीट थी। अब ये 2 सीटों से कंटेस्ट करने का रीज़न कि भाई इनको बहुत डर था कि कहीं लोकसभा वाली स्थिति ना हो जाए। लोकसभा में इन्होंने बारामूला की सेफ सीट से चुनाव लड़ा था और बारामूला की सेफ सीट से चुनाव हार गए थे, तो वो सीट सेफ सीट अब अनसेफ हो चुकी थी इनके लिए। तो ये बात इनको समझ में आ चुकी थी कि लोकसभा वाली स्थिति ना हो जाए, इस वजह से 2 सीटों पर इनको चुनाव लड़ाया गया समझदारी से कि ये दोनों सेफ सीटें हैं, एक तो निकल ही जाएगी और सदन तो पहुंच ही जाएंगे, चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार तो रहेंगे उमर अब्दुल्ला। अगर दोनों सीट हार जाते तो मतलब क्या ही दावेदारी होती है उनकी, फिर तो मतलब समझ लो आपकी बहुत ज़्यादा ही उनका अनपॉपुलैरिटी है। तो दोनों सीटों पर छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, बहुत बड़े मार्जिन से उमर अब्दुल्ला मतलब कंफर्टेबली उन्होंने यहाँ पर जीता है। तो लोगों ने भी मतलब उनको चूज़ किया है, एक्सेप्ट किया है उमर अब्दुल्ला को एज अ चीफ मिनिस्टर, तो इनका चीफ मिनिस्टर बनना लगभग तय है। अब आते हैं प्रॉमिस के ऊपर कि ये स्टेटहुड जो प्रॉमिस किया है कांग्रेस ने, क्या वो सच में जम्मू कश्मीर को दिलवा पाएंगे, तो इसके ऊपर आई हाईली डाउट दैट। क्यों आई हाईली डाउट दैट? बिकॉज यहाँ पर कांग्रेस की सरकार सेंटर में तो है नहीं, और इसके लिए सेंटर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। सेंटर में है बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी का स्टैंड जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है इस पूरे मामले के ऊपर कि बीजेपी इसमें क्या चाहती है स्टेटहुड वाले मामले में, जो कि कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगे चल करके प्रॉमिस तो कर दिया है, लेकिन डिलीवर भी तो करना। और आज के समय पर सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जो बयान देते हो वो यूट्यूब पर 5 साल बाद भी पड़ा रहता है, लोग उसको एडिट करते हैं और फिर हर जगह पर दिखाना शुरू कर देते हैं कि देखो 5 साल पहले और 5 साल बाद, बिफोर आफ्टर वाली तमाम वीडियो बनती हैं, सारे नेताओं की भद्द पिट जाती है। इसी वजह से हरियाणा का सबसे बड़ा मतलब एग्जाम्पल है दुष्यंत चौटाला का इलेक्शन। दुष्यंत चौटाला जो कि डिप्टी सीएम लेवल के आदमी, वो 5वें नंबर पर आए हैं अपनी सीट पर, जिस सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा उस पर वो 5वें नंबर पर आए। मतलब जनता ने सिरे से नकार दिया उनको, क्योंकि जो प्रोमिसेस की वो डिलीवर नहीं किए। जाट बहुत नाराज थे उनसे, इस वजह से दुष्यंत चौटाला की ये स्थिति हो गई है आज की डेट में। तो कांग्रेस का स्टेटहुड इन्होंने प्रॉमिस तो किया, पर डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आप देखो सुर बदल गए हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सबके सुर बदल गए हैं। पहले इलेक्शन के पहले ये लोग नरेंद्र मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी के सारे बड़े लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं कि मतलब घुसने नहीं देंगे जम्मू कश्मीर में, और तमाम बड़ी बड़ी बातें इन लोगों ने की। लेकिन जैसे ही चुनाव जीता,
कल फारूक अब्दुल्ला साहब का ये अपना बयान आया है कि योगी आदित्यनाथ बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे साथ बैठा करते थे और पता नहीं इलेक्शन जीतने के बाद उनको क्या हो गया, लेकिन दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। अब सोचिए फारूक अब्दुल्ला योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। भाई ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई यार। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि दे आर वेरी ऑनरेबल मैन, मैं उनसे जा करके मिलूंगा। ये ऐसा क्या हो गया भाई, इलेक्शन जीतने के बाद एकदम से सुर क्यों बदल गए? सुर इसलिए बदल गए कि भाई स्टेटहुड डिलीवर भी तो करना है और उसके लिए सेंटर का चाहिए सपोर्ट। अब अगर आप सेंटर को ही बोलोगे उल्टा पुल्टा तो वैसे भी वैसे सपोर्ट नहीं करेगा। और ऊपर से बैठे हुए वहाँ पर मनोज सिन्हा इज़ अ वेरी स्ट्रांग लीडर, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कम, वो बहुत स्ट्रांग आदमी है और वो बीजेपी के भी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग व्यक्ति है। तो वो तो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा अगर पार्टी हाईकमान से एक फ़ोन आ जाए तो वैसे भी। तो फिर ये समस्या जो है वो फंस चुकी है, पूरी पॉलिटिक्स है, आप इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इलेक्शन जीतने के बाद जो है ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बल्कि अपने सुर चेंज करके वो कोशिश कर रहे हैं पैचअप करने की कि किसी तरीके से काम हो जाए, क्योंकि काम कराने के लिए तो जाना वहीं पर है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस, और वो चलेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस दिल्ली से। तो ये बात बहुत बड़ी समस्या वाली है, इसीलिए आपको सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी का स्टैंड समझ लेते हैं स्टेटहुड के ऊपर क्या है कि वो इसको होने देंगे कि नहीं। देखो प्रधानमंत्री जी की बीजेपी एज एन इंडिपेंडेंट पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बीजेपी एज एन इंडिपेंडेंट पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही थी। प्रधानमंत्री जी की रैली थी श्रीनगर में। जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप देखोगे खास तौर से तो जम्मू को इन्होंने 370 के ऊपर टारगेट किया था कि 370 हमने किया है तो जम्मू का वोट तो मिलेगा, और वो मिला इनको। 29 सीट्स इन्होंने कंफर्टेबली निकाली जम्मू से, कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब अच्छे खासे मार्जिन है हर जगह, हर सीट पर अच्छे खासे मार्जिन है। एक पवन खजूरिया वाली सीट थोड़ी सी फंस गई थी, बाकी सारी सीटों पर इन्होंने कंफर्टेबली चुनाव लड़ा है और निकाल लिया। कश्मीर वैली में वैसे भी ज़्यादा इनका कुछ नहीं था, लेकिन महबूबा मुफ्ती की कमज़ोरी की वजह से उसका फ़ायदा बीजेपी को भी इधर हुआ थोड़ा बहुत और वोटिंग परसेंटेज में, और उसका फ़ायदा पूरी तरीके से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाया ही। तो कश्मीर वैली की ये सीन थी। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी एज एन इंडिपेंडेंट पार्टी लड़ रही थी, कश्मीर के भी कई सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या था, सोपोर सीट पर आई थिंक अच्छा चुनाव लड़ा बीजेपी ने। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि वो कुछ मुद्दे तो रखेगी। तो बीजेपी के लिए भी यही मुद्दे थे, मतलब पूरे कश्मीर का मुद्दा ही ये था स्टेटहुड, वो उनका प्राइड था। लोग भी वही मांग रहे थे कि स्टेटहुड हमारा रिस्टोर कर दिया जाए, स्टेटहुड हमारा रिस्टोर कर दिया जाए। तो बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी ने भी जम्मू श्रीनगर की रैली में ये प्रॉमिस किया था कि वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर कर दिया जाएगा। ये बात अमित शाह ने भी प्रॉमिस करी थी, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रॉमिस करी थी। लेकिन कब प्रॉमिस करी थी? जब वो खुद एज एन इंडिपेंडेंट पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे थे। शायद वो होपफुल होंगे कि हम सरकार बना लेंगे, तो इस वजह से अगर उनको लग रहा था कि शायद कि महबूबा मुफ्ती अगर ठीक ठाक सीट निकाल लेती हैं तो शायद हो सकता है बीजेपी की सरकार बन जाए, तो इस वजह से दे वर वेरी होपफुल कि हम अगर सरकार बना लेते हैं तो स्टेटहुड आपका रिस्टोर करा देंगे। लेकिन अब तो वो चुनाव हार चुके हैं, तो दिस इज़ वेरी डाउटफुल कि क्या वो स्टेटहुड रिस्टोर होने देंगे। क्योंकि अगर वो स्टेटहुड रिस्टोर होता है तो इसका पूरा श्रेय किसको जाएगा? इसका पूरा श्रेय जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को। तो बीजेपी ये श्रेय भला कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों दे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जम्मू की सीट तो हमेशा से इनके पास सेफ है और वो आगे भी सेफ रहेगी, क्योंकि वो पूरा हिंदू बेल्ट है, वैसे भी वो पूरी तरीके से सेफ है। यहाँ पर एक तरफा चुनाव वहाँ पर बीजेपी शुरू से जीतती आई है, अभी भी जीती है, आगे भी जीतेगी, तो वो तो उनके लिए कोई रिस्क है नहीं। कश्मीर वैली में कल भी इनका अस्तित्व नहीं था, आज भी इनका अस्तित्व नहीं है। तो वहाँ पर स्टेटहुड रिस्टोर करके वो श्रेय नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को क्यों देना चाहेगी बीजेपी? आई हाईली डाउट दैट। ठीक है, चलो पॉलिटिकल लेवल पर, लेजिस्लेटिव लेवल पर ये काम नहीं हो सकता, बट क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट इसमें कह सकता है कि भाई गाड़ी अब तेरा भाई चलाएगा? और जुडिशियल एक्टिविज्म का कितना रोल हो सकता है इसमें? तो सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी इसके ऊपर डिसीजन आ चुका है। जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस को लेकर के जो 370 का केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, उसी केस में कई सारे क्वेश्चन थे, इलेक्शन को लेकर के क्वेश्चन थे, 10 साल से हुए नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेटहुड को लेकर के भी उसमें, तो उसी में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का आंसर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इलेक्शन की डेडलाइन उस केस में दे दी थी 30 सितंबर की, कि 30 सितंबर तक इलेक्शन करवाया जाए जम्मू कश्मीर में। ये बिल्कुल गलत बात है
और आपको इलेक्शन वहाँ पर करवाना ही पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की डेडलाइन दी, इलेक्शन फाइनली हो गया, सरकार बन गई। अच्छा, इस बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे, जस्टिस कौल भी थे, जस्टिस गवई भी थे, जस्टिस सूर्यकांत भी थे। ये सारे जस्टिस जो लोग जो हैं वो इस बेंच में बैठे हुए थे। तो ये बड़ी जजमेंट थी, एक लैंडमार्क जजमेंट थी। और उसी में उन्होंने जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की भी बात करी कि सेंटर शुड, यहाँ पर वर्ड शुड यूज़ किया, दैट मीन्स अ कंपेलिंग वर्ड, दैट सेंटर शुड टेक स्टेप्स टू रिस्टोर द स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी बोल चुका है कि आपको स्टेटहुड रिस्टोर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि साहब टेररिज्म के मामले जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी ऐसी आशंकाएं हैं, तो इसलिए स्टेटहुड रिस्टोर करना थोड़ा मुश्किल है। अब टेररिज्म की अगर आप बात देखो तो पिछले कुछ समय में जो स्पाइक आया है टेररिज्म में मार्च से, वो आप देख ही रहे हो। उसके बाद अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की घटना है जब अनंतनाग में हमारे आर्मी के 2 जवानों अटैक किया गया, एम्बुश करके हमारे आर्मी के 2 जवानों को अबडक्ट कर लिया गया और फिर वो 2 जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी बॉडीज़ मिली वहाँ पर और उनकी बॉडीज़ पर गन शॉट्स के निशान थे। तो जो टेररिस्ट अटैक है, कहने का मतलब ये, वो तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को बीजेपी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता है, वायलेंस को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता है इस चीज़ को ये बताने के लिए कि स्टेटहुड क्यों रिस्टोर हम नहीं करेंगे। और ये बात बीजेपी के जो चीफ हैं, जिनको पूरा जिम्मेदारी दी गई थी जम्मू कश्मीर की, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि जब तक टेररिज्म की घटनाएं ख़त्म नहीं होंगी, कम नहीं होंगी, ख़त्म नहीं होंगी एकदम, जब तक यहाँ के जो लोग हैं कश्मीर वैली के लोकल्स जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं लगातार, वो बंद नहीं होगा, तब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं किया जा सकता। तो खैर लेट्स सी क्या होता है आगे, लेट्स सी, वो तो पॉलिटिक्स बताएगा और आपको देख ही रहे हैं किस तरीके से वो पैचअप करने की कोशिश चली रही है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। जो अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन है, उसकी कोर्स फीस में हमने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उस प्राइस को 24,999 कर दिया है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको अनअकैडमी की तरफ से जो कोर्स मिलेगा उसमें इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। इसके साथ में आपको इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, प्लस इसके साथ में जितने भी आप टेस्ट लिखोगे मेंस के, उसका इवैल्यूएशन भी होगा। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 24,999 मिलेगी। अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है जहाँ पर जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर कराया जाएगा। तो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, इस ऑफर को जल्दी से अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।